नए साल में चुप्पी तोड़ें, चलो हवाओं का रुख मोड़ें। गूंगे कब तक बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे बहरे। हम दो आंखों वाले अंधे, भीड़ भाड़ के नकली चेहरे। छोड़ें अब पाखंड साथियों, छोड़ें अब पाखंड साथियों। आओ खुद को खुद से जोड़ें, नए साल में चुप्पी तोड़ें। नए साल में चुप्पी तोड़ें। हर ऊंचाई से हम ऊंचे, हर गहराई से भी गहरे। जन की आजादी पर अब से नहीं रहेंगे धन के पहरे। भीतर की ताकत पहचाने, औरों को तकना अब छोड़ें। नए साल में चुप्पी तोड़ें, नए साल में चुप्पी तोड़ें। चलो हवाओं का रुख मोड़ें, नए साल में चुप्पी तोड़ें। क्या मैं शुरू करूं अदिति जी? अदिति जी अगर सुन रही हो तो क्या मैं शुरुआत करूं इस कार्यक्रम की? स्वागत है सर। मैं शुरू करूं अदिति? वाणी प्रकाशन समूह के इस आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जो हमारे साथ स्ट्रीम यार्ड पर जुड़े हुए हैं। और आज एक खास अवसर है उस कवि के लिए जो कवि से पहले एक विचारक है और एक ऐसा कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों के जीवन में बचपन में खुशी की रोशनी बिखेरी है। मैं बात कर रहा हूं नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी की, जिनके कविता संग्रह, उनके बिल्कुल नए कविता संग्रह चलो हवाओं का रुख मोड़े, इसके कवर के, इसके आवरण के अनावरण का ये एक औपचारिक कार्यक्रम है। और हम इस कार्यक्रम में अपने 3 बहुत महत्वपूर्ण रचनाकारों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री लीलाधर जगूड़ी जी हैं, पद्मश्री और भारत भारती सम्मान से सम्मानित आदरणीय उषा किरण खान जी हैं, और हमारे हर दिल अजीज चहेते शायर गीतकार कुमार विश्वास साहब हैं। ये तीनों लोग अपने अपने ढंग से कैलाश जी की कविता के बारे में, उनके अपने मानस के बारे में और उनकी उस यात्रा के बारे में विचार व्यक्त करेंगे। मैं यतीन्द्र मिश्र इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूँ। हमारे साथ वाणी प्रकाशन समूह के निदेशक, प्रबंध निदेशक श्री अरुण माहेश्वरी मौजूद हैं और अदिति माहेश्वरी गोयल जी मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं कैलाश जी का परिचय। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन से बच्चों के बचपन को बचाने का जो अभियान शुरू किया, वो पिछले लगभग 40 सालों में आज एक ऐसा बड़ा आयोजन बन चुका है जिसके लिए बाल श्रमिकों के पक्ष में भारत सरकार को कानून बनाने पड़े हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए, पत्रिकाएं निकाली, हजारों बच्चों का पुनर्वास कराया, उनको बाल श्रम से छुड़वाया, और उनका जीवन का ध्येय ही बन गया कि बच्चों के जीवन में मुस्कान लानी है। कभी कवि राजेश जोशी की कविता याद आती है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो जब ये इस कविता को आप पाठ करें तो आपको समझ में आता है कि बच्चों का बचपन कितना महत्वपूर्ण है, और उसके लिए कोई एक विचार, कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था को आगे खड़ा होना चाहिए। कैलाश जी
जो बहुत ही विनम्र, बहुत ही मृदुभाषी और बहुत आत्मीय व्यक्ति हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत ये मामला रहा है, व्यक्तिगत संस्मरण रहा है कि जब जब मैं कैलाश जी से मिला, कैलाश जी आपका स्वागत है, सादर प्रणाम और आपको बहुत बधाई आपके कविता संग्रह के आवरण के लोकार्पण पर। मैं आपके बारे में बोल रहा था और कभी भी सूत्रधार को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने का सिर्फ मतलब ये होता है कि जब आप बोलते हैं तो आप जिसका परिचय करा रहे होते हैं, दरअसल दुनिया उसके परिचय से पूरी तरह से परिचित होती है। सिर्फ एक ये प्रस्तावना है, जैसे कि नाटकों में नांदी पाठ होता है कि आप शुरू में आते हैं और सबका एक अभिषेक करते हैं, एक सबका स्तवन करते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे स्क्रीन पे सभी लोग दिख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आवरण पृष्ठ का लोकार्पण हो, उसके पहले हमारे प्रकाशक श्री अरुण माहेश्वरी जी का उद्बोधन। श्री अरुण जी। अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं? अरुण जी का म्यूट चल रहा है, शायद खुलवाइए। अरुण जी आपका मेरे ख्याल से म्यूट है, इसको अनम्यूट करें और अदिति उनकी हेल्प करें अरुण जी की। हेलो, मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है अरुण जी के उसमें। अदिति, अगर कुछ आप हेल्प कर सके, क्योंकि जो कार्यक्रम नियत है उसके हिसाब से अब अरुण जी को अपना प्रकाशकीय उद्बोधन देना है, जिसके बाद हम अपना आवरण पृष्ठ का लोकार्पण करें। अनम्यूट हो चुका जी, अनम्यूट है, अनम्यूट है। जी अरुण जी, आप कुछ कहें। आवाज आ रही है? जी आवाज आई। आ रही। आवाज आ रही? अब आ रही। नहीं, यहाँ तो क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी आ रही है, आ रही है, आ रही। तो ठीक है, आ रही है। यहाँ पे अनम्यूट है। अरुण जी, इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन शुरू। जी जी बिल्कुल ठीक है। और मैं ये बताना चाहूंगा अपने पाठकों को, श्रोताओं को, शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता और विचारक श्री कैलाश सत्यार्थी जी का नया कविता संग्रह चलो हवाओं का रुख मोड़े के आवरण पृष्ठ। इस समारोह में मैं शाह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी सम्मानित वक्ताओं का अभिनंदन। वाणी प्रकाशन ग्रुप सम्मानित नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्य को प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, चेस्लाव मिलोस, विस्लावा शिम्बोर्स्का, टॉमस ट्रांटोमर, हेर्टा मुलर, क्नूथ थॉमसन इत्यादि कवि व लेखक अपनी मातृभाषा से सीधे हिंदी में अनुवाद और अनुवाद के जरिए हिंदी पाठकों को वाणी प्रकाशन उनकी पुस्तकें पहुंचाता रहा है। आज विशेष गौरव इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि हिंदी भाषी नोबेल पुरस्कार प्राप्त विश्व कल्याण को समर्पित कवि को प्रकाशित करने का अवसर हमें मिल रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं श्री कैलाश सत्यार्थी जी की एक कविता खुद लिखूंगा, अपना शास्त्र से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो उनके इस नए कविता संग्रह में संग्रहित हैं। यह कविता एक ऐसा स्वर है जो उन मानवीय चुप्पियों को तोड़ने का हौसला देती है जिसके लिए श्री सत्यार्थी अथक परिश्रम कर रहे हैं, और उनके स्वर में जन जन और वाणी परिवार का स्वर भी शामिल है। वेद शास्त्रों की भाषा बोलने वाले तुम्हारे मुंह से सहानुभूति, प्रेम या करुणा या इससे मिलते जुलते श्लोकों, मंत्रों और ऋचाओं जैसे शब्द बहुत दूर आसमान के सितारों से लगते हैं मुझे, बहुत दूर। सच है, ये कविता बहुत ही ऐसी है कि जो समय की सच्चाई के साथ कदम ताल करती है। श्री कैलाश सत्यार्थी जी को उनके नए कविता संग्रह चलो हवाओं का रुख मोड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत यतीन्द्र आपको भी शुभकामनाएं।
बहुत धन्यवाद अरुण जी। और मैं ये बताना चाहूंगा वाणी डिजिटल के प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हैं, ये आयोजन दरअसल हम श्री कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिलने के हर वर्ष के वर्षगांठ के आयोजन के स्वरूप मना रहे हैं। आज से 6 वर्ष पूर्व जब उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला, तब से ये आयोजन हर बार उनके इस स्मृति में हम आयोजित करते हैं। और उसी क्रम में चलो हवाओं का रुख मोड़े का ये आवरण का आज ये कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा कि मेरे प्रकाशक श्री अरुण माहेश्वरी जी और श्री कैलाश जी ये अपने अपने स्थानों से अपने इस कविता संग्रह के आवरण का अनावरण करें। बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत ही खूबसूरत आवरण बन के आया है, आपको बहुत बधाई। अभी जाइए, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। कुमार विश्वास जी का स्वागत है। अभी आपके सम्मान में मैं 2-4 पंक्तियां कह चुका हूं और आप आ गए हैं और बहुत नियत समय पे, बहुत सही समय पर यहाँ प्रस्तुत हैं। मैं श्री कैलाश जी को बधाई देते हुए आप सभी विद्वानों का सम्मान करता हूं। और इसी क्रम में मैं कुमार भाई से निवेदन करता हूं कि वे कैलाश जी के बारे में और उनकी कविताओं के बारे में और उनके जो विचार हैं वो अपना वक्तव्य दें। हमारे तीनों सम्मानित वक्तागणों के लिए 10-10 मिनट का समय वाणी प्रकाशन की ओर से नियत किया गया, क्योंकि पूरा कार्यक्रम इस रूप में हमें समायोजित करना है कि हमें 1 घंटे में ये कार्यक्रम समाप्त करना है। श्री कुमार विश्वास जी। ये मेरे लिए बहुत ही निजता भरे गौरव का क्षण है जब कैलाश भैया जैसी वैश्विक विभूति के सृजनशीलता पर मुझसे टिप्पणी मांगी गई है, और साथ में जो लोग हैं वो इतने महनीय हैं। मतलब आदरणीय जगूड़ी साहब, जिनका मैं बहुत पुराना प्रशंसक हूँ, हमारी आदरणीय उषा किरण जी और माहेश्वरी जी। मेरे जैसे सामान्य साहित्य के विद्यार्थी ने जो विज्ञान से इधर आया है, हमने शुरू से ये सुना है कि जो पीड़ा से कविता का उद्भव हुआ है, महर्षि वाल्मीकि ने जो क्रौंच मिथुन था उसका जो शोक अनुभव किया, उसे श्लोक में परिवर्तित किया, ये मुझ जैसे सामान्य विज्ञान के विद्यार्थियों को कविता के लोगों ने समझाया था, भाषा था। और जब मैं कैलाश भैया को शुरू से देखता हूँ, प्रारंभिक समय से देखता हूँ, उन्होंने शोक की कोंपलें चुनी है। जो प्रौढ़ का शोक है वो पका हुआ शोक है, जो वृद्ध का शोक है वो चुका हुआ शोक है, और जो युवा का शोक है वो भोगा हुआ शोक है, कष्ट है। लेकिन जो बचपन का कष्ट है वो कोंपल का दुख है, एक ऐसी कोंपल जिसे किसी पाले ने, किसी अनावृष्टि ने, किसी अनाचारी ने कुचल दिया है, किसी व्याघात में वो फंस गई है, उनको चुनने का काम उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि आपकी उंगलियों पर जो संवेदना का स्पर्श है, मनुष्यता के जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोमल तरीके से जिया जा सकता था, वो बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझ पर उनका विशेष स्नेह और उनकी कृपा रहती है। और मैं बहुत सारे मित्रों को ये भी पता है कि मैं अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भाई साहब के आशीर्वाद की आकांक्षा में उन बच्चों के साथ होता हूँ और उनके साथ कुछ कविताएं सुनता हूँ, उनके गीत सुनता हूँ, और अपनी कुछ कविताएं जो भी टूटी फूटी मैंने लिखी हैं उनके साथ साझा करता हूँ। तो मैंने कविताएं भी पढ़ी हैं, और एक कविता मुझे अच्छी तरह से याद है कि प्रारंभिक दौर में ही मैंने भाई साहब से अनुमति लेकर उसका वाचन भी किया था अपने YouTube पर, उनकी एक कविता का, और वो भी बहुत सारे लोगों ने सराही थी। हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि जो क्रिया में प्रवृत्त लोग हैं, कविता भी ऐसा मानती है, जो काम में प्रवृत्त लोग हैं, जो कर रहे हैं काम, वो संवेदना को उस समय जीते समय इतना सजोकर नहीं रख पाते कि आगे उसे अव्यक्त कर सकें। हालांकि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पहले तो उन्होंने डैफोडिल्स देखे और उसके बाद जब कभी लेटे काउच पे तो उन्होंने डैफोडिल्स को अनुभव करके उसे दोबारा लिखा। तो कैलाश सत्यार्थी जी की रचना धर्मिता साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से कितनी बृहद, कितनी चिरंजीवी, कितनी शाश्वत और मानकों पर कितनी खरी है, इस टिप्पणी करने का अधिकार तो इस पैनल में आदरणीय जगूड़ी जी को है, उषा किरण खान जी को है, और मुझ जैसे सामान्य पाठक के रूप में, और एक
हो भी सकता है कि मेरी निजता का जो आदर है उनके प्रति इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता हो, और हम तो बाबा के वंश के हैं, तुलसी के वंश के हैं, जिन्होंने कहा है कि निज कवित्व कही लाग नन्ही सरस होए अथवा अति फीका, जैसा भी मंड दीजिए आपको अच्छा लगता है। तो जब भी वो लिखते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है। दो बातें मैं छोटी छोटी और इसमें करूंगा। हमारी हिंदी की कविता के जो दो धड़े हैं, जो अनायास ही 70 के बाद से बढ़ गए हैं, जिसमें कोई नियोजन नहीं किया गया, अचानक बढ़ गए हैं, जिनमें एक मुख्य धारा है और एक जो है वो छोटी हुई वंचित धारा है, जो कवि सम्मेलनों में है, जो कविता के मंचों पर है। और मैं दुर्योग से मुख्य धारा के पार खड़े हुए पदातियों में गिना जाता हूं, इन महारथियों के सामने जो आज इस पैनल पर हैं, इन सब बड़े लोगों के सामने। लेकिन मैं एक बात तो जरूर मानता हूं कि पूरे भारत में घूमने के बाद, लोक भाषाओं के कवियों को सुनने के बाद, हमारे जैसे सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों की संवेदना में भी इजाफा हुआ है, कहन में भी इजाफा हुआ है, और शब्द को बरतने का जो कौशल है उसका भी इजाफा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात जो कैलाश भैया की है वो ये है कि वो विश्व के सबसे बड़े मंच पर भारत को स्वर दे चुके हैं। जिस मंच पर भारत की परंपरा स्वामी विवेकानंद से चलकर आती है, वहां कैलाश सत्यार्थी बोल चुके हैं, उस मंच का गौरव बढ़ा चुके हैं। जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अवसर मिलता है, उनको भी अवसर मिल चुका है। लेकिन उनकी जो जड़ें हैं, जो विदिशा उनके अंदर है, जो बुंदेलखंड उनके अंदर है, जो बुंदेली उनके अंदर है, जो मालवी का हल्की सी समझ उनके अंदर है बोलने की और समझने की, उसने भी उनकी कविता के शब्दों को वर्तुल में घिसा है। जैसे फिर मैं दोबारा विनम्र भाव से कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही इस बात में संकोच से भर जाता हूं जब इतने बड़े लोगों को अपने सम्मुख देखता हूं। बाबा तुलसी ने काशी के अभिजात्य पांडित्य के अंदर जो कष्ट झेला था, उस भाषा के जानकारों का और उस अहंकार का पढ़ने लिखने का, जब केशव जैसा महाकवि लिखता है कि भाषा बोल न जानिए जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। तो जब कभी संस्कृत बाबा के पास पहुंची है, जिसके वो पंडित हैं, तो वो उसको घिस के वर्तुल कर देते हैं, वो इतनी मीठी कर देते हैं कि आपको लगता है कि अवधि में कविता पढ़ी जा रही है। मतलब सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारे नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापक, वो इतना उसको घिस देते हैं संस्कृत को। तो वो सायास भी घिसते हैं और अनायास भी घिसते हैं, क्योंकि उन्होंने लोक भाषाओं को बरता है, उन्होंने ब्रज को बरता है, उन्होंने अवधि को बरता है, उन्होंने गरीब नवाज जैसे उर्दू के शब्द का इस्तेमाल किया है, फारसी शब्दों को अपनी मानस के अंदर बरता है। तो कैलाश सत्यार्थी जी के भाषा कौशल पर विशेष रूप से कभी काम होना चाहिए। अरुण भाई बैठे हैं और विश्वविद्यालय में सारे पैनल की गति है, इस पर निश्चित रूप से काम होना चाहिए कि उनकी कविताओं का जो भाषा कौशल है, जो उन्होंने भाषा बरती है, वो उनके लोक के अनुभव से आई है। छत्तीसगढ़ के बच्चे से भी बतियाए हैं उसे छुड़ाते समय, हरियाणा के बच्चे से भी बात की है, भदोही के मील में चुनते हुए अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से जिन बच्चों का बचपन कैद हुआ था उन्हें भी निकाल के आए हैं, उनकी भोजपुरी भी सुनी है, और लखनऊ के आसपास से ईंट भट्टों से जो बच्चे निकाले थे उनकी अवधि भी सुनी है। तो इन सारी भाषाओं की जानकारी ने और इन तुतलाते स्वरों के कौशल ने उनकी कविता को गढ़ा है। और मैं पुनः इसको समापन देते हुए यतीन्द्र भाई फिर कहूं, क्योंकि आपसे तो मेरा मित्रवत व्यवहार है, तो मैं इसलिए आपको बार बार इसमें रेखांकित नहीं कर रहा। यहाँ अगर हम यहाँ उनकी कविता चेतना पर, उनकी साहित्यिक चेतना पर चर्चा कर रहे हैं, इस बधाई के अतिरिक्त कि वाणी ने उस स्वर को भारत तक और दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय उषा जी और हमारे बड़े भाई लीलाधर जगूड़ी जी, ये वो लोग हैं जो मानक रूप से इस कविता की समकालीन महत्ता पर ठीक से प्रकाश डाल सकते हैं। एक पाठक के नाते मुझे कविताओं ने अभिभूत किया है और मैं आशा करूंगा कि ये अन्य भाषाओं में भी जाएंगी और कैलाश भैया लगातार लिखते रहेंगे। बहुत धन्यवाद कुमार भाई, आपने बहुत सुंदर गागर में सागर जैसा कि आप हमेशा भरते हैं और आपकी वक्तृता से तो हम सभी प्रभावित रहते हैं। आपने बहुत सुंदर बोला और बहुत आत्मीयता से कैलाश जी के काव्य कर्म के बारे में बात की। अब मैं चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ कवि श्री लीलाधर जगूड़ी, वो लीलाधर जगूड़ी जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तो मेरी शुरुआती कविताओं में कलम लगा के मुझे इस्लाह देने वाले, मुझे बताने वाले उत्तर प्रदेश के संपादक होते थे और मेरी कविताएं इन्होंने सुधारी और कहा कि तुम में थोड़ा बहुत लिखने का वो है, गुण है और तुम आगे बढ़ो, और बहुत बहुत सराहा, सिखाया। उनकी परंपरा पे हम लोगों ने चलने की कोशिश की। श्री जगूड़ी जी, मैं चाहूंगा सत्यार्थी जी के बारे में और उनकी कविता। सबसे पहले तो मैं वाणी प्रकाशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सत्यार्थी जी से भी हमारी मुलाकात करा दी।
कवियों को तो हम जानते हैं आपस में, लेकिन नाम से परिचित थे, काम से भी परिचित हैं, पर एक दूसरे को कभी आमने सामने देखा नहीं था। ये अदिति जी को भी श्रेय जाता है कि छवि दर्शन करा दिया, एक दूसरे की छवि से बातचीत करा दी। ये छवि दर्शन अविस्मरणीय है। दूसरा, जो हमारा आज के इस सभा का संचालन कर रहे हैं हमारे मित्र, कवि मित्र, अभी जो बोल भी चुके हैं दूसरे, जो वो जहां वो कह रहे थे कि काव्य की दो धाराएं होती, मैं तो कहता हूं कि काव्य की सहस्त्र धाराएं होती हैं। काव्य की एक दो धाराओं में जो सीमित करके जिन लोगों ने इस साहित्य को डाल दिया, कुमार जी, ये बहुत छोटी धाराएं बना दी लोगों ने। अगर इसकी सहस्त्र धाराएं विष्णु सहस्त्र नाम की तरह चलती रहती तो शायद और विकास होता और एक नया समुद्र बनेगा इन धाराओं से। जहां तक यतीन्द्र का ने मेरे बारे कहा तो मुझे एक चीज याद आ रही है कि यतीन्द्र जब कविताएं लिख रहे थे तो यतीन्द्र के अयोध्या संबंधी जो कविताएं थी अद्भुत थी। उस समय अयोध्या पर कोई इस तरह का आंदोलन भी नहीं हुआ था और न कोई ऐसी सामाजिक चर्चा थी। अयोध्या का एक बच्चा था जो आया और कविताएं लिखता है। उसमें जो मुझे अद्भुत बिंब आज भी याद है एक कविता का, वो ये था कि वो जो कबूतर है वो जो मंदिर पे जाता है, फिर उसके बाद वो मस्जिद पे जाता है, फिर उसके बाद वो गिरजाघर पे जाता है, ऐसे एक कबूतर। तो मुझे लगता है कि यतीन्द्र मिश्र भी हिंदी के वैसे ही एक कबूतर हैं जो हर तरह के उस वाणी विलास को जानते हैं और हर तरीके के अड्डे पर बैठते हैं। तो दूसरा, अब मैं कैलाश भाई को फिर से प्रणाम करना चाहता हूँ। कैलाश जी, आप जैसा कि ये बंद कर दीजिए। कैलाश जी, जैसा कि कुमार विश्वास जी ने कहा कि आप तो भाई जग विदित हैं, सर्व विदित हैं और आपका यशस्वी होना आपके कर्माधारित यश का प्रतिफल है। आपका कोई अपना ऐसा नाम नहीं, आपका कर्म से बना हुआ नाम है। और उस कर्म में बहुत अच्छी बात कुमार विश्वास ने कही कि बच्चों का बचपन और उसकी कोमलता और उसका नव पल्लव के रूप में विकसित होना, ये आपने बचाया है। जो लोग नष्ट कर रहे थे उसके विरुद्ध आपने एक युद्ध छेड़ा है और आपको जो नोबेल मिला शांति का, वो युद्ध के बाद ही मिलना चाहिए था और युद्ध ही आपने लड़ा है और आपने युद्ध में शांति स्थापित की उन बच्चों का भविष्य बचा करके। तो ये अभी भी बचाना है, अभी भी इस क्रम में हमें लगे रहना है, आपका साथ देना है और आपके साथ हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की होती है जब कोई इंजीनियर ये कहता है कि मैं कविता लिखता हूँ। मैं कवियों की कविता, जो कविता पढ़े हुए लोग होते हैं उनकी कविता से थोड़ा देरी से प्रभावित होता हूँ, लेकिन जो इंजीनियरिंग पढ़े हुए लोग कहें कि मैं कविता लिखता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नतादायक, बहुत खुश करने वाला समाचार है। बताऊं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कवियों को पढ़कर जो हम कवि बनते हैं, तो हमको कुछ कवि के होने के टोटके और उनके कुछ लक्षण, कुछ अच्छे लक्षण, कुछ बुरे लक्षण, सब थोड़ा बहुत मालूम होते हैं। और जो इंजीनियरिंग से आता है आदमी, वो तो बहुत ही कारखाने से आया हुआ आदमी लगता है। और जब इंजीनियर कोई कवि होता है, जैसे कि कैलाश जी खुद एक इंजीनियरिंग डिग्री के आदमी, इंजीनियरिंग का काम करने वाले, यद्यपि उन्होंने सामाजिक इंजीनियरिंग को भी बल दिया है, लेकिन शुद्ध रूप से वो एक इंजीनियर के रूप में उनका कार्यक्रम आप देखिए। तो ये जो कैलाश जी की विशेषता है कि तब आप कहाँ आए? कविता में। कविता में आना बहुत सरल और सहज है। कविता में किसी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी तरह की रोक थाम नहीं। क्या ये काम कर रहा है? क्या आवाज आ रही है? क्या कुछ? जी जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आ रही है जरूर जी। हाँ, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ घंटी सी बजी तो मैंने सोचा कि कुछ संकेत तो नहीं है ये, इसलिए मैंने ऐसा पूछा। नहीं, मैं मैं ये कह रहा था कि ये मिष्टी, इसमें कुछ चेहरे नहीं दिख रहे हैं वो। हाँ, तो
जो इनकी इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियर, ये पट्टी क्यों आ गई? ये क्या हुआ? हो गया? हाँ, चलिए आप दिख रहा भाई ये छवि दर्शन है सर। ये अदिति जी ने आज छवि दर्शन कराया है, और क्या क्या बात है, मतलब इंजीनियरिंग का कमाल है ये भी कि छवि दर्शन हो गए सबके। तो कहने का अभिप्राय यह है कि 10वीं सदी से पहले का संस्कृत काव्य अगर आप पढ़ें तो उसमें कहीं भी आलोचना शब्द नहीं है। तो आलोचना शब्द तो आज का प्रमुख शब्द है। आज तो आलोचना के बिना कोई बात ही नहीं बनती है, बल्कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो आपकी बड़ी आलोचना कर रहे थे, तो ये नहीं लगता कि वो कोई तारीफ कर रहे होंगे, स्पष्ट लगता है कि निंदा कर रहे होंगे। और शायद मध्य युग में कबीर ने जो कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, इससे निंदक का भाव तो आया, आलोचक का भाव नहीं आया। निंदक का भाव तो आया, ये लगता है कि जैसे जो आपका भला चाहता है वो निंदक ही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता। ये भी एक बहुत संकीर्ण दुराग्रह लगता है मुझे। इसलिए जो आलोचना शब्द नहीं था 10वीं शताब्दी में, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10वीं सदी में कश्मीर के कवि हैं राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा है, और वो कैलाश जी के संदर्भ में मैं याद करूंगा उसको, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अच्छा वो होता है विचारक, वो काव्य श्रमज्ञो जन, उसने एक वाक्य कहा है, एक मुहावरा उसने इस्तेमाल किया है, काव्य श्रमज्ञो जन, वह जन जो कविता में किए गए कवि के परिश्रम को जानता हो। काव्य श्रमज्ञो जन, ये मुहावरा ही मुझे बहुत मुग्ध करने वाला मुहावरा लगता है। काव्य श्रमज्ञो जन, काव्य के परिश्रम को जानने वाला, काव्य में कवि के परिश्रम को जानने वाला मनुष्य। आलोचक नहीं कहा, न कवि कहा, जना। क्या बात है, माने ये जनवाद बहुत पहले से चल रहा है वैसा, आज ही नहीं चला है जनवाद। काव्य श्रमज्ञो जन, काव्य के श्रम को पहचानने वाला जन। तो आलोचक क्यों नहीं कहा? क्योंकि था ही नहीं शब्द आलोचक, आलोचक शब्द था ही नहीं। एक श्लोक और आता है पुराणों में, लेकिन वो बहुत बाद का है। पुराण भी बहुत बाद तक लिखे गए हैं, बहुत आधुनिक समय तक। यानी कुछ पुराण तो ऐसे मिलेंगे आपको जो 6ठी 7वीं 8वीं 10 शताब्दी में लिखे गए हैं। तो उनमें आलोचितो ही विषयो एवं अभूतपूर्व एक आया है प्रसंग। आलोचितो ही विषयो एवं अभूतपूर्व, यह अभूतपूर्व आलोचना का विषय है। तो ये अभिप्राय है उस कथन वाले प्रेरक व्यक्ति का कि आलोचना का विषय है ये, माने यहाँ अर्थ उसका विचार है। आलोचना में विचार, और आलोचना शब्द तब आया तो आज हम कैलाश जी के आलोचना के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, उस तथाकथित आलोचना के लिए, लेकिन विचार के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम उनके उस काव्य वैभव से भी परिचित होना चाहते हैं जो मनुष्य को एक बड़ा और एक मंजा हुआ मनुष्य बताता है। काव्य की एक बड़ी, सबसे बड़ी परिधि कह लीजिए, पहचान कह लीजिए, ये है कि एक बेहतर मनुष्य का निर्माण, कहते हैं कि साहित्य करता है, पर साहित्यकार भी एक बेहतर मनुष्य खुद बनता है कि नहीं बनता है, ये भी साहित्य की सफलता और विफलता में गिना जाना चाहिए। इसलिए कैलाश जी का एक तो काम, ये जो मनुष्योचित काम, सामाजिक काम, कि बच्चों का, लड़कियों का, और जिनका शोषण होता था, तरह तरह का शोषण, उन सबसे उनको बचाया, उनको एक अच्छे मनुष्य के रास्ते में डाला। और उस अच्छे मनुष्य के होने के नाते उन लोगों ने भी जो रचनात्मक प्रयास किए, उनको भी इन्होंने बताया समाज को कि ये जो वैसा था, जो गलत रास्ते में डाल दिया था गलत लोगों ने, वो कितना बड़ा मनुष्य हो सकता है। तो ये मनुष्य की जो आंतरिक पहचान इन्होंने उजागर कराई, सबसे बड़ी चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये कि भाई जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कविता की क्या जरूरत है? कविता करें, कवि लोग करें अपना, ठीक है, कवि नहीं, कभी कोई एक लाइसेंस शुदा व्यक्ति नहीं होता, मैं पहले भी कह चुका हूँ। कभी एक सामान्यतः सुखी दुखी व्यक्ति होता है, और व्यक्ति होता है, ठीक है, उसमें तरह तरह के दृश्य देखने होते हैं उसे,
तरह तरह की अनुभूतियां उसे बटोरनी होती हैं। तो उनमें कैलाश जी ने अपना नाम दर्ज करा दिया है। माने जो आप नोबेल शांति पुरस्कार लाए हैं, सचमुच इसमें इतनी अद्भुत पंक्तियां हैं आपकी कविताओं में कि मैं तो उनको देखते हुए मुग्ध हो गया। और मैं एक शॉर्टकट ये तय करूंगा कि मैं उसमें से कुछ पंक्तियों को मिला के पढ़ूंगा, मैं कोई कविता पूरी नहीं पढ़ूंगा। वो मिली हुई पंक्तियां आपको एक समग्र कविता का आनंद दे सके तो ये उस कविता की सफलता है, मेरी नहीं। मैंने तो केवल टल्लेदार काम किया है, जुड़वां काम किया है, जोड़ने का काम किया है। वो ये है कि मरेगा नहीं अभिमन्यु, इस बार अभिमन्यु जीतेगा। मरेगा नहीं अभिमन्यु, इस बार अभिमन्यु जीतेगा। नन्ही सी उंगलियों ने अब कलम उठा ली, टूट चुकी दुनिया का, बटी हुई धरती का, कितने करीने से जोड़ रहा है इनकलाब। टूट चुकी दुनिया को, बटी हुई धरती को, कितने करीने से जोड़ रहा है इनकलाब, इनकलाब आ रहा है। ये तमाम जो अच्छी पंक्तियां मैंने चुनी है इसमें से अपने पसंद की, वो ये मत सोचिएगा कि मैंने उन कविताओं के साथ अन्याय किया जिनमें से मैंने ये ली। उनके समग्र प्रभाव को मैं क्षीण नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने बात के लिए कुछ प्रभाव बनाना चाहता हूँ इन्हीं कविता पंक्तियों में से। और ये उस तकलीफ और उस दर्द को भी बयां करती हैं जो असल में कवियों को कवि होने के लिए मजबूर करता है शायद। तब एक समाज सेवी ही पर्याप्त नहीं होता है, एक कवि होना एक दूसरी धारा प्रस्तुत करता है। मैंने कहा कि विश्वास जी ने कहा कि कवियों की 2 धाराएं होती हैं, पर मुझे लगता है कि कवियों की तो सहस्त्र धाराएं होती हैं और कविता की भी सहस्त्र धारा होती है। तो देखो मेरी बेटी स्कूल जा रही है, देखो मेरी बेटी स्कूल जा रही है, एक नई सृष्टि की रचना का सामान भरकर चली वह अपने छोटे से बस्ते में। क्या बात है, चली वह अपने छोटे से बस्ते में, देखो मेरी बेटी स्कूल जा रही है। एक नई सृष्टि की रचना का सामान भरकर चली वह अपने छोटे से बस्ते में। तू ही तो है परमात्मा का पहला हस्ताक्षर, तू ही तो है परमात्मा का पहला हस्ताक्षर। मेरी बेटी स्कूल जा रही है। जब मेरी बेटी जन्मी तब हुई पहली भोर, जब मेरी बेटी जन्मी तब हुई पहली भोर। क्या बात है, तब महका पहला फूल, तब चहकी पहली चिड़ैया। ये विदिशा तो है ही है इसमें शामिल, भारत की समस्त भाषाओं की दिशा भी शामिल है। तब चहकी, जो चिड़ैया शब्द जो है ये बहुत दिनों से हिंदी कविता से अनुपस्थित है। हिंदी कविता की चिड़िया तो है, चिड़ैया नहीं है भाई साहब। चिड़ैया जो है, क्या बात है, मतलब इसके लिए भी दिशा जाने की जरूरत नहीं है, घरों में था ये पहले, लेकिन हिंदी के साहित्य में से निकल गई ये बात। तो तू ही तो परमात्मा का पहला हस्ताक्षर। मेरी बेटी स्कूल जा रही है। जब मेरी बेटी जन्मी तब हुई पहली भोर, तब महका पहला फूल, तब चहकी पहली चिड़ैया। मैं साफ देख रहा हूँ, मैं साफ देख रहा हूँ, अब तो गूंगी आवाजें बोलने लगी। मैं साफ देख रहा हूँ, अब तो गूंगी आवाजें बोलने लगी हैं। तुम्हारा हर कदम बनेगा अगली शताब्दी का पद चिन्ह, अगली शताब्दी का पद चिन्ह तुम्हारा हर कदम बनेगा। उन्हें शिकायत है मेरी कविताओं, उन्हें शिकायत है कि मेरी कविताओं में आक्रोश और आग के अलावा क्यों नहीं होती कोई और बात। क्या बात है भाई, ये प्रश्न भी बड़ा अद्भुत है, इस कविता में पूछा गया है कवि के द्वारा स्वयं से ही, और अपनी ही आलोचना करते हुए, तथाकथित आलोचना करते हुए पूछा गया है कि उन्हें शिकायत है मेरी कविताओं में आक्रोश और आग के अलावा क्यों नहीं होती और कोई बात। सारे जिस्म की गर्मी उंगलियों में सिमट आती है, सारे जिस्म की वो लड़की पढ़ना लिखना सीख गई है, वो लिख रही है, सारे जिस्म की गर्मी उंगलियों में सिमट आती है। डरी हुई कौमें आजाद नहीं होती। अंत में ये पंक्तियां इसलिए रखी कि ये हमारे सारे इस कथन का लबोलुभाव है शायद, कि डरी हुई कौमें आजाद नहीं होती, फिर भी
आग की तलाश है, अंगारे अंकुरा रहे हैं। कमाल की बात है कैलाश जी में कि दो विरोधाभासों से एक बड़ा भारी कैनवास तैयार करना। माने आपने पहले तो ये कह दिया कि डरी हुई कौमें आजाद नहीं होती, और फिर ये पंक्ति जो है ये इस उसका जवाब देती है शायद कि फिर भी आग की तलाश, फिर भी आग की तलाश है, अंगारे अंकुरा रहे हैं। अंगारे अंकुरा रहे हैं, ये बिंब मैंने आज तक नहीं पढ़ा किसी कविता में। भारत की कविता में नहीं, मैंने अंग्रेजी की भी थोड़ी बहुत कविताएं पढ़ी, उनमें भी नहीं पढ़ा। अंगारे अंकुरा रहे हैं, ये भले ही हो सकता है कि मध्य प्रदेश के किसी अंचल विशेष का सौंदर्य हो, लेकिन ये विज्ञान भी है। ये विज्ञान भी है। और एक इंजीनियर जब आता है तो मुझे क्यों खुशी होती है, इसीलिए होती है कि वो कवियों जैसी सीखी हुई या स्कूलिंग की हुई भाषा को नहीं छूता है, बल्कि वो नए शब्दों से नया काम लेता है और नए शब्दों को नया काम करते हुए दिखाना चाहता है। तो ये जो आपके भीतर का काव्योदय है, हम इसका स्वागत करते हैं। और आपने सचमुच हमारे साहित्य को एक कहना चाहिए कि विज्ञान सम्मत दृष्टि और इंजीनियरिंग, कविता की इंजीनियरिंग का पाठ भी आप हमें सिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये बात शायद इस पीढ़ी में मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि मेरे पास जो लड़के आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब इंजीनियरिंग के छात्र आते हैं। अभी एक लड़का आया था मेरे पास और इतनी अद्भुत कविताएं उसने लिखी, और इंजीनियरिंग में वो फाइनल का विद्यार्थी है। और अब अगर उसका कुछ काम सामने आएगा तो उसका नाम भी सामने आएगा, इसलिए मैं इस समय नाम नहीं बता रहा हूँ उसका। तो काम और नाम एक साथ आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और शायद समय के अंतर्गत ही होऊंगा मैं यतीन्द्र कि मैं समय को लांग गया हूँ। आप जैसे कवियों को समय को लांग भी जाना चाहिए, अरे कोई नहीं दिक्कत यार, नहीं है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये आप कुमार जी से कहिए, कुमार जी हमारे नहीं, बीच आप प्रबल। नाम से भी लीलाधर है, लीलाधरों के लिए समय की सीमाएं नहीं होती। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे लीलाधर शब्द पसंद नहीं था, ये कृष्ण की वजह से है, अपनी वजह से नहीं। तो धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत खूबसूरत ढंग से पुरानी कविता को लेकर के और कैलाश जी की कविता से जोड़ते हुए और उनकी जो कविताओं को एक सूत्र में बांधा, उसमें से जो चीजें निकाली, हम आपके आभारी हैं। आदरणीय उषा किरण खान जी, आपका वक्तव्य। आवाज नहीं आ रही है उषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ। अभी ठीक हुआ, अभी ठीक, ठीक है, आवाज आ रही है? अभी ठीक है, अभी ठीक। हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद तुम्हें यतीन्द्र, और स्वागत आपका कैलाश जी। साथ में अभी से पहले बोले हुए हमारे मित्र लीलाधर जगुड़ी जी, परम विद्वान, उनकी बातें तो 10 मिनट में संभलने वाली हैं नहीं, घंटों सुनते रहिए तो उनके पास समाप्त नहीं होता है। और कैलाश जी पर वो बोल रहे थे, वो बहुत ही उचित और सही दिशा में बात कर रहे थे। साथ में करोड़ों का मन मोहने वाले और अपनी वाणी से, अपने साहित्य से लोगों को जीतने वाले कुमार विश्वास साहब ने भी उतनी ही देर में बहुत सी सुंदर बातें कही। जहां तक सवाल है, यहाँ पर शायद ही कोई होगा जो सीधे सीधे हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य पढ़ के आया होगा और वो यहाँ कवि और लेखक होगा। जो है वो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असल में विख्यात वैसे नहीं होते। अब मैं प्रिय सत्यार्थी जी के विषय में ये कहना चाहती हूँ कि कवि कर्म उनका पूर्ण कर्म नहीं है। वो उनके जितने कर्म है, अपने जो काम उनका है, जिसके कारण वो विदिशा की गलियों से निकल के ग्लोबल हो गए, इतना बड़ा काम उन्होंने किया। ये जो उनका कार्य है, उसके सामने कवि कर्म, उनके अंदर जो अंतरतम में जो कोमल भावना है,
उसका प्रकाशन मात्र है और कुछ नहीं है। और जब उनकी इच्छा हुई है तभी उन्होंने लिखा है, क्योंकि जितनी कविताएं उनकी हैं जो संकलित हुई हैं इतने बड़े जीवन में और इतनी संवेदनाओं के बीच में रहते हुए उन्होंने इतनी ही कविताएं लिख दी, ऐसा तो नहीं था। तो कविताएं तो उन्होंने जीवन की लिखी हैं। ये जो बच्चों को कहता सब कोई है, अरे देखो कूड़ा बीन रहा है, देखो वो काम इतना छोटा बच्चा पानी भर के ले जा रहा है, चाय के गिलास ले जा रहे हैं, चाटा खा रहा है, जाड़े में कपड़े नहीं उनके पास। लेकिन कर्ता उनके लिए जो है ये बहुत कम लोग होते हैं, उसमें से कैलाश जी हैं। तो ऐसे जो अनेक दूसरे बड़े काम, सचमुच में बड़े काम, मनुष्यता का काम। एक बार मुझे याद है कि किसी से कहा गया कि भाई आप जो कविताएं लिख रहे हैं उन मजदूरों के लिए, उन रिक्शे वालों के लिए, क्या उसको पता है कि आप लिख रहे हैं उनके लिए? जिसको आपने घिसी हुई अठन्नी दे दी काम के बदले, उस बुढ़िया को मालूम है कि एक तीसरा व्यक्ति उसको देख के द्रवित होकर उसकी कविता लिख रहा है? तो जो कविता जिसके लिए आप लिख रहे हैं वो नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ जो कविताएं इन्होंने जिसके लिए लिखी हैं वो जानता है, वो समझता है, क्योंकि वो समझदार है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिसके लिए लिखते हैं आपकी वो कविता जानता है, समझता है। और ये लोग तपे तपाए लोग हैं, गांधी जी के रास्ते पर सचमुच में व्यावहारिक रूप से चलने वाले जो लोग हैं उनका मैं बारंबार नमन करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। तो मैं इनका अभिनंदन करती हूँ। इनकी कविताएं इतनी कोमल हैं और अपने कोमल भाव को इन्होंने अपने कर्तव्य में ऐसा ढाल दिया है कि वो दिखता नहीं है। हमेशा इनका कर्तव्य दिखता है लोगों को, और कर्तव्य के बल पर ही, अभी कहा ना जगुड़ी जी ने, जो इनको कौन, कर्तव्य के बल पर ही तो इनको लोग जान रहा है कि इन्होंने कितना बड़ा रास्ता तय किया और कितना कठिन रास्ता। कठिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारे भारत देश में आबादी बढ़ती ही चली जा रही है। बच्चे पालने का किसी को कोई न तो हुनर है ना उसके पास कोई औकात है। और उन बच्चों को अगर संगठित करके जो भी व्यक्ति जहाँ करता है, चाहे हमारे बिहार पटना में करता हो या आप करते हो ग्लोबली या भारतीय परिप्रेक्ष्य में या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में, वो सारे लोग नमनीय हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। शोषण के खिलाफ भी जो बातचीत है, जो बीज डालना है, बीज कब पड़ता है? जब जमीन उर्वर होती है, जब जमीन नम होती है। तो कैलाश जी एकदम छोटे से बच्चों को श्रम की दुनिया से खींच के लाते हैं और उसको जो शिक्षित करने का, उसके अंदर संवेदना जगाने का जो काम कर रहे हैं, तो एक बीज भी डाल रहे हैं। वो ऐसा बीज जो कल को वृक्ष होकर के शोषण के विरुद्ध खड़ा होगा। वो अपने जैसे बच्चों के लिए काम करने की सोचेगा, क्योंकि इनकी स्वयं की जीवन पद्धति भी वैसी ही है और बीज भी वैसा ही इन्होंने वपन किया है बच्चों में। इनकी जीवन पद्धति ऐसी है। लेकिन ये सबको पता है कि कैलाश जी विदिशा के नितांत ट्रेडिशनल इलाके से निकल के ग्लोबल हुए हैं और नितांत ट्रेडिशनल जाति के व्यक्ति हैं, सवर्ण हैं, सर्वोच्च जाति के हैं। लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो उस अहंकार वाला काम नहीं है। इन्होंने जमीन की दूब वाला काम किया है, साल वृक्ष वाला काम नहीं किया है। इसलिए मैं इनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। और मैं चूंकि व्यवहारिक रूप से स्वयं ही विद्यापति की भूमि की हूँ, तो प्रेम और करुणा को बहुत महत्व देती हूँ। तो इनकी कविताओं में मुझे सबसे अधिक लगा, सबसे ज्यादा बढ़िया कविता जो लगी है, मैं कविता की दृष्टि से कर रही हूँ, कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा टुकड़ा है। और ये टुकड़ा है जब इनको अपने लिए एक जीवन साथी मिली है, तब का टुकड़ा है। जब आदमियत हो गई सबसे बड़ा गुनाह, जब
आदमियत हो गई सबसे बड़ा गुनाह, हम साही गुनहगार, हमें मिल गया कोई। मतलब इनको अपनी जीवन साथी ऐसी ही चाहिए थी जैसी है, हर व्यक्ति को यही चाहिए होता है। और तो इन्होंने वो एक कोमल कविता लिखी है। अन्य बहुत सारी कविता हैं जिनका जिक्र जगूरी भाई ने भी किया है और कुमार साहब ने भी किया है, लेकिन इस कोमल कविता ने मुझे ज्यादा गहराई से छू लिया। मैं एक और विशेष बात कर रही हूँ, कई बार मेरी किसी किसी मंच पर या बहुत बड़े बड़े समारोहों में कैलाश जी से देखा देखी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इनको देख रही हूँ या चित्र में ही देख रही हूँ, मैंने इनको सीधे सीधे भी देखा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं हजारों साल की बात कर रही हूँ कि हमारा और उनका नाता बड़ा सुंदर है और इंटरेस्टिंग है एक तरह से। मैं पटना की हूँ और हमारे सम्राट अशोक की ससुराल है विदिशा, तो ये हमारे समधी आने के हैं। और इस प्रकार से ये अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। और इस लिहाज से मैं इनको हमेशा इनकी प्रशंसा करती रही हूँ। और इनके अब ये जो बढ़िया एक कवि कर्म वाली बात जो सामने में आई है, ये एक विशेष बात है। कवि कर्म तो है कैलाश जी, लेकिन मेरा विचार है आपके पास तो ताकत है कलम की। आप चाहें तो अपने जीवन का उठान बहुत छोटा मोटा कहीं कहीं आपका आलेख मैंने देखा है, लेकिन सचमुच में अपने जीवन का सारा जो संकट है, ये मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ करने की अपने लिए। आपको भी मैं कहना चाहती हूँ कि एक नितांत परंपरावादी जाति से निकल के जो हम लोग आते हैं, तो हमें कितना संकट होता है, दूसरों को नहीं पता है कि संकट कितना है आपके पास। उस सारे संकट को आपने कैसे पार किया, और इस विषय को अगर आप लिखेंगे, चाहे वो जिस तरह से लिखें, काव्य भाषा में लिखे, तो काव्य भाषा में गंभीर बात उतनी नहीं लिखी जा सकती है। यदि आप लिखें तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत काम की होगी। और इसके उषा किरण जी, मुझे लगता है उनका नेटवर्क कुछ गड़बड़ाया है शायद। मुझे लगता है कि उनका वक्तव्य एक तरह से पूरा ही हुआ था, लेकिन अरुण जी, मुझे लग रहा है कि उषा जी का हाँ वक्तव्य एक जी तरह से पूरा ही हो गया था। जी जी, जी जी हाँ ठीक है, मैं वो आएंगे तो चाहूंगा, फिर और हाँ फिर और आगे बोलेंगी। मैं चाहूंगा सर श्री कैलाश सत्यार्थी जी अपने इस संग्रह के बारे में, अपनी कविताओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में और दो तीनों वक्तव्यों ने अपने उद्बोधन में कहा है, उनके संदर्भ में कुछ हमसे दो वचन कहें। श्री कैलाश जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट दूर करवाइए इनका। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है।
क्या ये 70-75 लाख अमेरिका देता है ना, तो उनके उनके 1 रुपया 100 रुपए के बराबर अमेरिका वाला दे रहे पुरस्कार दिया दी थी 6 साल में। क्या आवाज आ रही है वहां? आवाज कनेक्टेड है। कैलाश जी की आवाज यतीन जी म्यूट हैं आप। यतीन को म्यूट देख रखा है। अच्छा ठीक है। अभी आई आवाज मेरी? हाँ आपकी है। उषा जी की आवाज जी। है क्या? नहीं, उषा जी की भी नहीं आ रही है। कट रही है, उनकी कट रही नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही। उषा जी की नहीं आ रही और सर की आवाज में भी कोई दिक्कत हो रहा है कैलाश जी की। साहित्य से पूछना है, देख रही है? हाँ कैलाश सर के ऑफिस से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सभी के फिर से जो भी प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी की, हम उसको देख रहे हैं। कृपया 2 मिनट का समय दीजिएगा या शायद उससे भी कम। अभी आई आवाज? जी सर, बिल्कुल एकदम ठीक आ है। गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र और प्रिय भाई यतीन्द्र जी। जिस तरीके से आपने मेरा परिचय कराया, भाई अरुण जी और अदिति जी, जब आप पहली बार मेरे कार्यालय में मुझसे मिले थे तो मुझे मालूम था कि आप लोग कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इस चमत्कार की शुरुआत मेरे कविता संग्रह से होगी। और सच्ची पूछी जाए तो मैं तो चूंकि कभी उस तरह का कवि नहीं हूँ और न मेरी कभी इच्छा रही, न मैं कभी पहली बार, न मैं कभी कविता पाठ या इस तरह की चीज़ें करता रहा हूँ। तो मुझे संकोच भी था। मैंने अपनी कॉलेज की पत्रिकाओं के अलावा या अपनी पत्रिका जब छापी थी तो 1-2 कविताएं उसमें छापी थी और कहीं प्रकाशित वगैरह नहीं करते थे। थोड़ा डर ये भी था कि कुछ साल पहले किसी ने ये प्रकाशित कर दिया कि कैलाश जी बड़े अच्छे रसोइया हैं और अच्छा खाना बनाते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे आमंत्रण आ गए कि कैलाश जी आप तो अच्छे शेफ हैं, आप शेफ की तरह कुछ दिखाइए बनाकर और हम आपका पूरा एक रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको दिखाएंगे। तो भारतीय चैनल पर, विदेशी चैनल पर ये चर्चा चलने लगी। तो मैं वैसे ही डर रहा था कि मेरे पास पहले से ही अपने कामों के 60-70 हजार निमंत्रण पत्र पड़े हुए हैं, तो कहीं कविता पढ़ने के लिए कोई ना बुलाने लगे। लेकिन आज जिस तरीके से आदरणीय भाई जगोड़ी जी ने बोला, बहन उषा किरण जी ने और मेरे अनुज और बहुत ही प्रिय मित्र कुमार विश्वास ने बोला, मुझे लगा कि मेरी कविताओं में कुछ ना कुछ बात थोड़ी बहुत जरूर रही होगी। मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच में, कवियों के बीच में, लेखकों के, साहित्यकारों के बीच में बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन तब भी जो प्रेरणा आपने पिछले आधा पौना घंटे में मुझे दी है, उसके आधार पर मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, बातचीत कर रहा हूँ।
मैं ये मानता हूं कि सभी मानवीय संवेगों में, आवेगों में, भावनाओं में कोई ना कोई ऊर्जा रहती है। ऊर्जा आक्रोश में भी है, ऊर्जा व्यथा में भी है, ऊर्जा पीड़ा में भी है, ऊर्जा डर में भी है, ऊर्जा चिंता में भी है। क्योंकि जितने भी ये भाव और आवेग हैं कहीं ना कहीं ऊर्जा से पैदा होते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं। और अलग अलग प्रकार के लोग इन ऊर्जाओं का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं या अपने आप इस्तेमाल हो जाता है। कविता के अंदर जो ऊर्जा निहित है उसमें अनंत संभावनाएं हैं। और ये बात पिछली चर्चा के दौरान अभी जो जगोड़ी जी और उषा किरण जी और आप लोगों ने रखी, कुमार विश्वास जी ने, उससे स्पष्ट होता है कि ये संभावनाएं अनंत हैं कविता के अंदर। तो मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा के निकला और मैंने तय किया कि मैं शायद अपने साथ भी और समाज के साथ भी न्याय नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, संघर्ष जारी रहेगा का, दिल्ली आने के बाद। और साहित्य की शक्ति को, कविता की शक्ति को, लेखों की शक्ति को, रिपोर्ट्स की शक्ति को मैं चाहता था कि समाज परिवर्तन का ईंधन बने वो, समाज परिवर्तन का इंजन बने वो, समाज परिवर्तन की ऊर्जा उनमें से निकले। और जो हमारे सबसे दबे कुचले पिछड़े बच्चे हैं उनके चेहरे पर आज़ादी की पहली मुस्कान उनके माध्यम से परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से लाई जा सके। तो उसी सिलसिले में हमारा विचार था कि जो सबसे हाशिए के बाहर के लोग हैं उन्हीं के बारे में मैं लिखूंगा, उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा और उन्हीं की चीज़ें प्रकाशित होंगी। एक दिन एक वृद्ध सा दिखने वाला आदमी मेरे पास आया और उसके लुंगी में उसने एक पुरानी हमारी पत्रिका की प्रति छुपा रखी थी। वो प्रति निकाल के बोला कि बाबूजी, क्या मैं ठीक जगह पे आ गया हूँ? आप ही वो हैं जो ये किताब छापते हैं? मैंने कहा आप अंदर आओ। लेकिन वो इतना ज़्यादा भयभीत और इतना ज़्यादा बेचैन, शायद कमज़ोर भी था, कि वो वहीं नीचे गिर गया मेरे एक कमरे के ऑफिस के बाहर। मैं उसको अंदर लेके आया तो पता लगा उसका नाम वासल खान है। और वासल खान ने बताया कि 17 साल पहले उसको और उसकी नवविवाहिता पत्नी को अलीगढ़ के उसके गांव से कुछ लोग बहला फुसला कर पंजाब में ले गए थे। वहाँ ईंट के भट्टों पर वो गुलामी करते रहे, उनके बच्चे भी पैदा हो गए और उनकी सबसे बड़ी जो बेटी थी 15 साल की साबो, वो बिकने वाली थी। उस आदमी ने बताया कि थोड़े दिन पहले दिल्ली के वेश्यालय के कुछ दलाल लोग आए हैं और उसको खरीदना चाहते हैं। तो मैं एक संपादक के नाते, पत्रकार के लेखक के नाते लिख रहा था वो सारी चीज़ें। लेकिन जिस वक्त मैं अपने कागज पर पेंसिल चला रहा था उस वक्त मेरे अंदर उस लड़की का जो चित्र बना वो मेरी बेटी का चित्र था। तब तक मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन मेरी बेटी का चित्र मुझे उस कागज पर नजर आया। तो मैंने लिखना छोड़ दिया और मैंने वासल खान से कहा कि मैं अभी लिखूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी को आज़ाद कराने के लिए जाऊंगा। मैं कविता भी लिख सकता था, लेख भी लिख सकता था, मेरे पास काफ़ी अवसर था, क्योंकि उसकी कहानी बहुत दर्दनाक कहानी थी। उसकी बेचैनी की कहानी, उसकी पीड़ा की कहानी, बेटी के लिए ममता की कहानी। लेकिन मैंने उसकी कहानी या कविता लिखने के बजाय फैसला किया कि मैं उसकी बेटी को मुक्त कराऊंगा। हम लोग इसी तरह सरहिंद गए। मैं अपने कुछ साथियों को लेकर वहाँ पहुँचा। मेरे पास संसाधन नहीं थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, सुमेधा जी से, कि वो अपने शादी के गहने इस काम में लगा दें। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और किसी तरह एक ट्रक का इंतज़ाम करके हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहीं पैदा हुए थे। उस परिवार के अलावा भी बहुत सारे परिवार थे।
खैर हमारी पिटाई हुई, हम लोग वापस आ गए, बादल खान पकड़ा गया वहीं, और हम चुप नहीं हुए, बल्कि उस आक्रोश से, उस पीड़ा से हमने कुछ रास्ता निकाला और कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। वो सब मेरे लिए नया था। दिल्ली भी मेरे लिए नई थी, कोर्ट भी मेरे लिए नए थे, इस तरह की घटना भी मेरे लिए नई थी। लेकिन हम लोग कुछ दिनों के अंदर ही उस बच्चे को और बाकी 36 बच्चों को, महिलाओं और पुरुषों को आज़ाद कराने में सफल हुए। ये घटना मैंने इसलिए सुनाई कि लिखते वक्त रचना धर्मिता के साथ साथ जो क्रियाशीलता, जो आक्रोश और जो समाधान ढूंढने की ललक उन शब्दों को लिखते वक्त पैदा हुई, उस स्याही से, उस कागज से पैदा हुई, वो अब तक जारी है। शायद साबो मेरी पहली कविता की शुरुआत थी, और अभी तक जो कुछ मैं कर रहा हूं वो अभी अधूरी कविता है। जब तक दुनिया के किसी भी कोने से हर एक बच्चे को आज़ादी नहीं मिल जाती, बचपन नहीं मिल जाता, मुस्कान नहीं मिल जाती, उसकी गरिमा नहीं मिल जाती, तब तक ये कविता मेरी अधूरी रहेगी। लेकिन बीच बीच में कई बार लिखने का मन करता है। कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जिन पर हम सीधे तौर पर काम नहीं कर रहे। दिल्ली में दंगे हुए, कुछ लोग मारे गए, तो अभिमन्यु वाली कविता जिसका जिक्र थोड़ा सा, जिसकी 2 लाइनें आदरणीय जगुड़ी जी ने पढ़ी, वो वहाँ से उपजी। मेरी बेटी जन्मी दिल्ली में, अपनी बेटी जन्मी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर डॉक्टर और नर्सों ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, उन्होंने ऐसा उत्साह भी नहीं दिखाया। उन्हें लगा कि शायद बेटा होगा तो ये आदमी खुश होगा, लेकिन बेटी होने पे इतना खुश हो सकता है कोई, ये देख के वो लोग हैरान हुए। मेरे पास जो भी पैसे धेले थे, जो कुछ भी था, मैंने सब ला के उनको मिठाइयाँ खिलाई, सभी को, अस्पताल के छोटे छोटे कर्मचारियों को भी। तो वो कविता मैंने उस वक्त लिखी। तो इस तरह की भावनाओं में से कई कविताएं जन्मी। जब हमने विश्व यात्रा की 1998 में, ग्लोबल मार्च की तैयारी की, तो पूरी दुनिया का नक्शा मेरे सामने था, पूरी दुनिया के बच्चे मेरे सामने थे, उनका दर्द, उनकी पीड़ा मेरे सामने थी। गुलामी के अंदर जंजीरों में जो कसमसाहट पैदा होती है, उनके मनों की कसमसाहट मेरे अंदर कहीं जन्मी थी। तो मैंने एक बार एयरपोर्ट पे बैठे बैठे वहीं जो ये जो टिश्यू पेपर होता है उस पर कुछ गीत लिख दिया। वो सारे यात्रा में चला, उसकी अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हो गया था उस वक्त, तो लोगों ने गाया उत्साह के साथ। तो इस तरह का चलता रहता है काम। लेकिन आज जो आप लोग बोले हैं वो तो मेरे लिए सचमुच आशीर्वाद है। और जिस विधा में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिस विधा में मेरी कोई मौजूदगी नहीं है, जिस विधा की मुझे कोई ज़्यादा समझ और जानकारी नहीं है, उसके बारे में जो आप जैसे लोगों ने सोचा और बोला है, वो मेरे लिए बड़ा एक प्रमाण पत्र जैसा है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये क्रम जारी रहेगा। और अगर मैं नहीं रखना चाहूँगा तो मेरे कुछ मित्र हैं, अनिल जी जैसे लोग हैं, अनिल पांडे जी, पता नहीं कहाँ से उन्होंने जो भी उन्हें मेरे पुराने कागज मिले जो रद्दी में फेंके जा रहे थे, उन्होंने उठा के जमा कर लिए। कहीं कहीं मैंने भी जो लिखा हुआ था डायरी में, मेरी पत्नी सुमेधा जी का भी धन्यवाद है कि कुछ पुराने हाथ के लिखे हुए कागज वो जमा रखती थी। मैं सोचता था कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरे प्रेम पत्र ही रखती होंगी, लेकिन वो प्रेम पत्रों के अलावा कविताएं भी मेरी कुछ संकलित करके रखती थी सोच समझ के। तो वो भी काम आ गई। और भी कुछ कविताएं इधर उधर पड़ी हैं, मुझे याद हैं, लेकिन मैं उनको अभी इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ। मैं जरूर कोई अगला संस्करण आएगा फिर तो उसमें लेके आऊँगा। लेकिन मैं अभी भी ये महसूस करता हूँ कि बच्चों के साथ जो संवेदना है, बच्चों के साथ जिस जुड़ाव की ज़रूरत है, बच्चों के भीतर से जो निकाल के समाज को एक बेहतर समाज बनाने की जो कवायद करने की ज़रूरत है, अभी शायद कविता के माध्यम से उतनी नहीं होती है। कविताओं में प्रेम है, करुणा के भाव हैं, लेकिन वो करुणा के भाव, दया के भाव नहीं होने चाहिए। मैं उनको दया या कृपा के रूप में नहीं देखता हूँ।
मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि दुनिया ने हर चीज़ का वैश्वीकरण कर दिया, व्यापार का, बाजार का। मैं कोशिश करता हूँ कि खादी के साधारण कपड़े पहनूं, जो गांव के लोगों ने शायद खादी बनाई होगी। तो लेकिन इसके बावजूद भी मेरी घड़ी जो है वो एक विदेशी कंपनी की घड़ी है। तो इतना वैश्वीकरण हो गया सभी चीज़ों का कि इससे बच पाना भी मुश्किल है। मैं वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी चीज़ों के वैश्वीकरण के दौर में हमें करुणा का वैश्वीकरण करना चाहिए। और करुणा का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन, अगर भारत की धरती से नहीं होगा तो और कहीं से नहीं होगा। भारत करुणा की जननी है। हमारे डीएनए के अंदर, हमारे संस्कार के अंदर, हमारी सभ्यताओं के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे दर्शन के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर जो एक भाव है जो हमें इंसान बनाता है और इंसानियत का पाठ सिखाता है, जीना सिखाता है, केवल उपदेश नहीं देता, वो मेरे विचार से करुणा का भाव है। और सारे धर्म करुणा से पैदा हुए हैं, सारी क्रांतियां करुणा से हुई हैं। जब कोई किसी के दुख दर्द को देखकर उसे अपने दुख दर्द की तरह महसूस करता है और उस एहसास को, उस अनुभूति को न केवल शब्दों में बयान करता है बल्कि क्रियाशीलता के माध्यम से उस कष्ट को, उस पीड़ा को दूर करने के लिए वही प्रयास करता है जो अपनी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है, तो वो करुणा का भाव है। अभी भी हमारे बच्चे जानवरों से कम कीमत पे खरीदे जा रहे हैं। अभी भी भारत में हर 6-7 मिनट में एक बच्चा चुराया जाता है। अभी भी हमारे देश में छोटी छोटी बेटियां घरों में सुरक्षित नहीं हैं, स्कूलों में सुरक्षित नहीं है। अभी तो स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से यौन शोषण हमारे बच्चों के साथ होता है, परिवार के साथ सुरक्षित नहीं है। तो इस पर बहुत लिखने की ज़रूरत है। साहित्य में, हिंदी साहित्य में और स्थानीय भाषाओं के साहित्य में भी बहुत लिखा पढ़ा जाना चाहिए। केवल रिपोर्ट के ढंग से नहीं, केवल उसको एक बड़ा एक जिसे कहना चाहिए कि रोचक या बिकने वाली चीज़ बनाने के बजाय वो ऐसी गहरी चीज़ जो समाधान की तरफ हमको ले जाए, ये कोशिश करने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ हमारी करुणा दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकती है। बच्चों के प्रति हमारी करुणा का भाव हमारे अंदर एक अच्छा इंसान जगा सकता है। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए ये जो कहता रहा हूँ फिर कहना चाहूँगा कि अगर हम एक अच्छे इंसान हैं, हम नई चीज़ सीखना चाहते हैं, हमें दूसरों को क्षमा कर देने की प्रवृत्ति और क्षमता है, अगर हम माफ़ करने के साथ साथ सच बोल सकते हैं, सच सुन सकते हैं, सच समझ सकते हैं, अगर हमारे अंदर पारदर्शिता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसलिए नहीं है कि हम बहुत विद्वान हैं या हम बहुत धनवान हैं या हम बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, ये इसलिए नहीं है। वो शायद इसलिए है, अगर हम पारदर्शी हैं, सच्चे हैं, क्षमावान हैं, तो इसलिए कि एक कहीं बच्चा हमारे अंदर अभी भी जीवित है। एक बच्चा हमारे अंदर जीवित है। और मैं एक ही पैमाना जानता हूँ कि अगर बाहर बच्चे सुरक्षित हैं और हमारे अंतःकरण में हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, एक बच्चा मेरे अंदर जीता है, तो शायद मैं एक भला इंसान हूँ, एक भला हिंदू हूँ, एक भला मुसलमान हूँ, एक भला ईसाई हूँ, जैन हूँ, बुद्ध हूँ, सिख हूँ, जो भी हैं, कि अच्छा हिंदुस्तानी हूँ। अगर मेरे अंदर वो बच्चा जीवित रहता है तो यानी वो प्रवृत्तियाँ, जो बचपन की प्रवृत्तियाँ हैं, वो मेरे अंदर पुष्पित, पल्लवित, संरक्षित रहती हैं, तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। तो मैं अपने अंदर कोशिश करता हूँ कि वो बच्चा जिए। तो मैं कविता में भी और वैसे भी एक बच्चा ही हूँ। और आप दोनों मेरे बड़े भाई और बहन यहाँ जो बोले हैं, तो मुझे भरोसा है कि आपका मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। इसे आप मेरी विनम्रता मत समझिए, असलियत है कि अगर आपके बहन उषा जी और भाई जुगुड़ी जी के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ के सालों तक सीखेगा कोई, तो कोई अच्छा कवि, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा रचनाकार बन सकता है। यतीन्द्र जी उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन जितना ज्ञान और जितना
जितनी गहराई उनके अंदर है चीज़ों को समझने की। और जैसा जगूड़ी जी ने पहले कहा था कि वो मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में छत पर बैठने वाले पक्षी की तरह हैं। तो हमारे प्रति उनका जो आदर और स्नेह का भाव है, मैं हमेशा उसको अपनी पूंजी समझता हूँ। अभी हमारे अनुज कुमार विश्वास जी दिख नहीं रहे हैं इस पर, लेकिन मुझे मालूम है कि वो किसी कार्यक्रम में लखनऊ में हैं, लेकिन उन्होंने कहा अदिति जी से कि मैं जरूर आऊँगा कैलाश जी के कार्यक्रम में। जैसा आपने सुना भी होगा कि वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मैं उन्हें उतना ही स्नेह करता हूँ। मैं उन्हें सरस्वती पुत्र कहता हूँ। उस बहाने से मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि अगर एक भाई सरस्वती का पुत्र है तो दूसरा तो लक्ष्मी पुत्र नहीं हो सकता, शायद थोड़ा बहुत सरस्वती का ही अंश उसमें होगा। तो पिछले साल भी 11 जनवरी को जब मेरा जन्मदिन था और कार्यक्रम मेरे मित्रों ने मनाया, तो उनको 104 बुखार था, वो मुंबई में थे और कार्यक्रम रोककर उन्होंने मेरी कविता का पाठ किया और कुछ बोला मेरे बारे में। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि ये जो बात कही जाती है ना, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत शाम उदार चैताणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम एक नारा ना रहे सिर्फ, वसुधैव कुटुंबकम हमारे जीवन का जीने का संस्कार बने, हमारे जीवन के जीने की पद्धति बने, ये मेरी कोशिश होती है। तो आज मेरे परिवार में मुझे लग रहा है कि कुछ और बड़े भाई बहन जुड़े हैं, कुछ छोटे जुड़े हैं और मैं उनके परिवार में जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैं आपको फिर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने समय की सीमा का पालन नहीं किया, इसके लिए मैं यतेंद्र जी आपसे क्षमा चाहता हूँ। असली बात ये थी कि जब भाई जगूड़ी जी कह रहे थे कि 10 मिनट का समय ठीक रहेगा, क्या होगा, तब एकदम वो मेरा चला गया, वो जो आवाज़ थी। मैं बोल रहा था उस वक्त कि आप मेरे समय से भी बोलिए, उनके बोलने से पहले बिल्कुल कार्यक्रम के प्रारंभ में। और बहन उषा जी से भी आप कुछ बात कर रहे थे, तब भी मैं ये कहना चाहता था कि आप दोनों मेरा समय ले लीजिए आधा आधा, और मैं आपकी छवि का दर्शन करूंगा और आपका भी दर्शन करूंगा बाद में। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी कविता, आपका साहित्य, आपका ज्ञान, आपकी पहुँच, आपका स्नेह भारत के प्रत्येक बच्चे तक पहुँचेगा, मुझे ये भरोसा है, यही आशा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपने बहुत ही प्यार से, आत्मीयता से और अपने दिल की गहराइयों से जो उद्बोधन दिया और जो अपनी पुरानी कहानियां फिर से दोहराई, वो हमेशा ही सुनने में प्रेरित करती हैं और हमें लगता है कि एक बिल्कुल सच्चे, एक ऐसे नागरिक के सामने बैठे हैं जिसकी आत्मा का आयतन बिल्कुल निष्कलुष है और जिसमें कविताएं भी उसी स्फटिक गरिमा की तरह चमक रही हैं। आपका बहुत आभार। मैं इस कार्यक्रम के अंत में श्री अरुण माहेश्वरी जी, प्रबंध निदेशक वाणी प्रकाशन वाणी प्रकाशन और वाणी प्रकाशन फाउंडेशन, मैं चाहूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा करें। श्री अरुण। मैं फिर से बहुत धन्यवाद दूंगा अरुण भाई और अदिति जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, इनफैक्ट ये हमारे लिए खुशी का अवसर है और गौरव का भी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी किताब को प्रकाशित करना, जो आपकी संवेदनाएं हैं, संक्षिप्त और सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, और जो समाज के बहुत ही गहरे तक जिसको आपने महसूस किया है और जिस काम में आप जो आप काम कर रहे हैं, ये सच में एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही मानवीय जिजीविषा इसके अंदर भी होनी चाहिए, और जो आप जिसको आप अपनी कविताओं, साहित्य और अपने माध्यम से कह ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नया आयाम, एक नई चीज़ जोड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, हमारे वाणी प्रकाशन में, हमारे हिंदी साहित्य की दुनिया में। जगोड़ी जी ने समय दिया। जगोड़ी जी तो हमारे परम ज्ञानी व्यक्ति हैं और उनके मतलब हम जानते हैं कि वो संस्कृत वेदों के ज्ञाता हैं। हिंदी में उतने ही बड़ा उनका नाम है जितना संस्कृत आदि वेदों में लिया। और जी, आपने बहुत बहुत समय दिया और बहुत आपका आभार। आज अच्छा लगा, मेरे ख्याल से आपको वाणी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हुए, और हम अब समय समय पे और भी आपको कष्ट देंगे कि आप आएँ और हमारे सभी साथियों के साथ कुछ ना कुछ अपना ज्ञान साझा करें।
चली गई क्या मैम अपना उषा जी? उषा जी दिखाई नहीं दे रही है तो शायद वे, लेकिन फिर भी उषा जी ने आज समय दिया और आई। उषा जी का स्नेह दरअसल सभी को प्राप्त है और मैं तो उनसे बहुत अरसे से, हर दिन के शुरू में उषा जी हमारे साथ उपस्थित हो जाती जी है। उषा तो है सही है, उनका बहुत स्नेह है, आभार। और कुमार जी ने कुछ भी छोड़ा ही समय दिया, हम तो सोच रहे थे कि अंत तक रहते और उनकी कुछ बीच में टिप्पणियां भी मिल जाती तो और अच्छा होता। उनके असल में एक भारतीय मानस में, भारत के युवा पीढ़ी में और भारत की हर पीढ़ी में वे बहुत लोकप्रिय हैं। उनका कहने का अंदाज, उनका ज्ञान, ये हम सब के युवा लोगों के लिए या हमें, हमारी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है कि वे हम जाने। और मतलब परम लोकप्रिय व्यक्ति हैं और हम उनका, उन्होंने समय दिया, मैं उनका आभारी हूँ। और यतीन जी तो हमारे अपने हैं, इनको आभार कहना एक औपचारिकता है कि आभार कहा जाए, लेकिन उनके लिए आभार शब्द कोई नहीं है। हमारे बहुत ही आज युवा पीढ़ी में ये बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। कला और कविता और संस्कृति, इन सब क्षेत्रों में यतीन्द्र जी सिद्ध हस्त हैं। लता मंगेशकर पुस्तक पर राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुए और उनके नाते प्रकाशक के रूप में हम भी सम्मानित हुए, ये गौरव की बात है। और यतीन जी की कविता मुझसे 1999 में हम लोग लंदन में एक सड़क पर मिले थे, तो मुझे लगा था कि ये बहुत कम उम्र में, उस समय तो 30 साल छोटे, तो मुझे लगा कि भाई इसमें कुछ तो बात है। और फिर उसके बाद विश्व पुस्तक मेले में हम मिले और सबसे पहली कविता जिसका आपने जगोड़ी जी जिक्र किया, अयोध्या, और उससे आगे किताब का प्रकाशन हुआ और उसके बाद तमाम किताबें। तो यतीन जी का संचालन इस समय जग प्रसिद्ध है कि वे जहाँ अपनी कविताएं, अपने कुछ कहने के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं अपनी चीज़ों को, ऐसे ही उनका संचालन आदि आदि सब बहुत अच्छा होता है। हम मतलब हमें वाणी प्रकाशन का ये गौरव है और हमें सम्मान महसूस होता है कि हमारे साथ यतीन्द्र जैसे युवा लोग भी जुड़े हुए हैं और हम सभी के साथ हम लोग एक साथ रहकर कार्य करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का कि हम अदिति ये काम संचालन बहुत उत्साह से करती है और अभी तक सामने नहीं आई हैं हम लोगों के स्क्रीन पर, फिर भी वो सब कुछ संभाल रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वाणी प्रकाशन की आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल में चुप्पी तोड़ें, चलो हवाओं का रुख मोड़ें। गूंगे कब तक बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे बहरे, हम दो आंखों वाले अंधे, भीड़ भाड़ के नकली चेहरे। छोड़ें अब पाखंड साथियों, छोड़ें अब पाखंड साथियों, आओ खुद को खुद से जोड़ें, नए साल में चुप्पी तोड़ें, नए साल में चुप्पी तोड़ें। हर ऊंचाई से हम ऊंचे, हर गहराई से भी गहरे, जन की आजादी पर अब से नहीं रहेंगे धन के पहरे। भीतर की ताकत पहचाने, औरों को तकना अब छोड़ें, नए साल में चुप्पी तोड़ें, नए साल में चुप्पी तोड़ें, चलो हवाओं का रुख मोड़ें, नए साल में चुप्पी तोड़ें।